शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। कहा जाता है कि जैसा दिखाया जा रहा है उसी को सत्य मान लेना अल्पबुद्धि होने का प्रमाण है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया। एक पोल है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी सरकार बनाए, तीनों जगह बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हम चुनाव जीतेंगे। एग्जिट पोल जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। इस साल के आखिरी और 3 बड़े चुनाव अब खत्म हो गए। इनके एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कल से ही इस पर आकलन हो रहा है। देश के बड़े एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कमबैक कर रही है, वापसी हो रही है 7वीं बार। हालांकि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को जाना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी बम्पर बहुमत के साथ एमसीडी में अपनी सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल है, जहां कुछ एजेंसियां कांग्रेस की वापसी दिखा रही हैं तो कुछ का अनुमान है कि रिवाज बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी दूसरी पारी में आ सकती है। लेकिन क्या हंग असेंबली बन सकती है? आज हम अभी के एग्जिट पोल पर चर्चा नहीं कर रहे। हम आपको आज कुछ ऐसे एग्जिट पोल दिखाएंगे जिसमें उनके नतीजे गलत साबित हुए, तो कई बार बिल्कुल ठीक भी हुए। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली के 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। इस चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल फेल हो गए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें, आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ, जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल सकी। आइए उस समय के सभी एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आपको दिखाते हैं। एक महत्वपूर्ण एग्जिट पोल है दिल्ली में, 2015 का एग्जिट पोल है जो फेल हो गए थे सभी के। दिल्ली में 67 सीटें मिली थी, 70 में से आम आदमी पार्टी को। ये देखेंगे इंडिया टुडे के पोल में 39 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 26, कांग्रेस को 5। इंडिया टीवी ने 34 सीटें दी थी आपको। एबीपी नीलसन ने 39 सीटें दी थी और नतीजों में 67 सीटें मिली थी। बीजेपी को जो 31 सीटें तक दे रहे थे उनको 3 सीटें मिली और कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला था, अदर्स 0 रहे थे। ये था 2015 का एग्जिट पोल। अब साल 2015 में हुए विधानसभा चुनावों की भी चर्चा कर लेते हैं। उस चुनावों में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। देखते हैं कि उस चुनाव में 2015 के चुनाव में बिहार विधानसभा में एग्जिट पोल ने क्या कहा था और नतीजे क्या हुए, इनको भी एक बार देख लेते हैं। बिहार के 2015 के एग्जिट पोल, इसमें 3 बड़ी पार्टियां, जेडीयू, बीजेपी और अदर्स। जेडीयू प्लस में मतलब जेडीयू और आरजेडी था। उसमें इंडिया टुडे सिसेरो के 110 से 124, इंडिया टीवी ने 112 से 132, टुडे चाणक्य ने 83 सीटें दी थी। यानी कि उनको बहुमत नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर नतीजे आए 178 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी को जहां 111, 101, 155 दिखाई थी, टुडे चाणक्य ने तो 155 दी थी, लेकिन कुल मिली थी सीटें 53 सीटें। अदर्स का तो बराबर बात है। तो ये भी फेल हुआ था पूरी तरह से। वहां लग रहा था कि नीतीश कुमार और आरजेडी सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके लिए कम किया था और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत दिखा रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ और रहा था और नीतीश कुमार और आरजेडी की वापसी हुई थी। कोरोना महामारी के बीच हुए एक और महत्वपूर्ण चुनाव, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। उसमें भी एग्जिट पोल और असल चुनावी नतीजों में काफ़ी उलटफेर देखने को मिला। कई एजेंसियों ने बंगाल चुनाव में तो बीजेपी को भी बहुमत दिला दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो वो एग्जिट पोल फेल हो गए। एक बार देख लेते हैं पश्चिम बंगाल का भी चुनाव। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था उस वक्त का, 2021 का चुनाव है, कोविड के दौरान वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। इंडिया टुडे ने 130 से 156 सीटें दी थी टीएमसी को, बीजेपी को 134 से 160। एबीपी में सी वोटर ने 152 से 164 सीटें दी टीएमसी को, बीजेपी को 109। रिपब्लिक ने 128 138 और बीजेपी को 138 से 148 सीटें दी
और नतीजे आए 213 सीटें मिली टीएमसी को। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 77 सीटों पर रह गई। लेफ्ट को कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी, अदर्स में 2 सीटें थी। तो ये बड़ा नतीजा था जिससे बड़ा उलटफेर वहाँ पर हुआ था एग्जिट पोल से। लेकिन ऐसा नहीं है साहब कि सभी एग्जिट पोल बिल्कुल गलत होते हों। बहुत से ऐसे चुनाव भी हैं जिसमें एग्जिट पोल सटीक रहा। कई बार होता गड़बड़ होती है, लेकिन बहुत सारे हैं। देखिए साल 2019 में लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया गया और सरकार भी बनी। देखते हैं क्या हुआ था 2019 के नतीजे और एग्जिट पोल में कितना फर्क था। नतीजे हैं 542 में से भारतीय जनता पार्टी को प्लस को यानी एनडीए को 352 सीटें मिली, कांग्रेस प्लस को यानी यूपीए को 92 और अन्य को 98। सर्वे में देखेंगे तो एक्सिस माई इंडिया ने 339 से 365 बताई, जो 352 के करीब है। टुडे चाणक्य ने भी 350 बताई, जो और टाइम्स नाउ वीएमआर ने 306 सीटें बताई थी। यहाँ कांग्रेस को 77 से 108, वो भी 92 के बराबर है। टुडे चाणक्य ने 95 और 132 बताई थी। और ये तो ये करीब करीब बिल्कुल ठीक है चुनाव का नतीजा 2019 के लोकसभा का। अब देखते हैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2020 का। इसमें भी एग्जिट पोल आए थे और वो भी करीब करीब सही साबित हुए थे, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया और जितनी सीटों का दावा किया उसके आसपास ही सीटें मिली। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव। नतीजे कुल 70 विधानसभा सीटें, जैसा आप जानते हैं कि आपको 63, भारतीय जनता पार्टी को 7, कांग्रेस को 0। एबीपी के उसमें आपको 56 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें दी थी। इंडिया टुडे ने 59 से 68 सीटें दी थी। बीजेपी को 2 से 11 सीटें दी गई थी। और TV9 ने 52 से 64 सीटें, बीजेपी को 6 से 16 सीटें। तो करीब करीब वही हुआ और सरकार बनाने की बात हुई तो सरकार की भी बात हो गई। अभी कल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव नतीजे आने हैं, तो हम 2017 के एमसीडी चुनाव की भी बात कर लेते हैं। उसमें भी एग्जिट पोल सही साबित हुए थे, वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कल सुबह थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या रहा। 2017 में 272 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 181 सीटें, आम आदमी पार्टी को 48, कांग्रेस को 30 मिली। इसमें देखिए इंडिया टुडे एक्सिस का 202 से 220 सीटें, एबीपी सी वोटर ने 218 सीटें दी थी, आपने 23 से 35 और 24 सीटें दी थी, कांग्रेस को 19 से 31 और 22 सीटें मिली थी। यानी मोटे तौर पर यह साफ हो गया था कि आम आदमी पार्टी वहां पर आएगी। एग्जिट पोल आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने क्या कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज़ देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। पहली बार में 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है। पंजाब में भी आपने देखा होगा, हार्डली पहले 30, फिर 35, फिर 40, फिर बोल रहे हैं कि बस थोड़े कम दिखेंगे, कम आएंगी, और 92 सीट। एग्जिट पोल से कई गुना ज्यादा आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आएगा 8 तारीख को। दरअसल कुछ सर्वे और आंकड़ों के बलबूते पर किए गए दावे होते हैं ये एग्जिट पोल। हमने आपको दिखाया कि कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए तो कई बार बिल्कुल सटीक भी रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिजल्ट में बदलेगा अभी जो एग्जिट पोल आए हैं उनका नतीजा? क्या प्रायोजित होते हैं एग्जिट पोल, ये सवाल बड़ा होता है। और तीसरी बात, क्या जनता की नब्ज को वाकई पकड़ पाते हैं एग्जिट पोल? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, राजनीति के जानकार, मैं कहता हूं विशेषज्ञ हैं वो, अमिताभ सिन्हा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करण शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात से। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए जी। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लिखा गया है यहाँ राजनीति के जानकार, मैं आपको राजनीति का विशेषज्ञ मानता हूँ।
क्या आपकी राय है एग्जिट पोल को लेकर, जो एग्जिट पोल आए हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, गुजरात चुनाव को लेकर और हिमाचल के चुनाव को लेकर? विजय जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके जो भी विश्लेषण है मेरे बारे में, मैं हमेशा से उसको अपने सर आंखों पे लेता हूँ। मैं कभी भी उस पर न विवाद करता हूँ न करूँगा, लेकिन हाँ, यदि आप विशेषज्ञ मानते हैं मुझे तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ इसका। राजनीति और राजनीतिक शास्त्र जो है अभी, रियल पॉलिटिकिंग जिसको बोलती है, वो तो महासागर है। उसमें कोई यदि अपने को विशेषज्ञ स्वयं मानने लगे तो उसका दुर्भाग्य है। मैं विद्यार्थी हूँ। खैर, अब मुद्दे पे आता हूँ। आपने ये कहा, आप माने बड़प्पन है आपका। मैं एक चीज़ जो आपसे कहना चाहता हूँ निवेदन के साथ, कि आपने जो अपना ये रिपोर्ट दिखाया इस कार्यक्रम की शुरुआत में जी, उसमें आपने, जैसे हम लोग हिंदी का लेख लिखते थे या इंग्लिश में भी जो ऐसे होता है, उसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके प्लस और माइनस, प्रॉज एंड कॉन्स, और उसके बाद में कंक्लूजन, उपसंहार, जैसे कि परिचय, फिर उसके लाभ हानि और फिर उपसंहार। तो आपने सब कुछ दिखाया इस एग्जिट पोल का। तो उस विषय पे अब बोलने लायक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने थोड़ी सी जो जानकारी मेरे ज्ञान है उसके हिसाब से मैं थोड़ा आकलन करना चाहूँगा। जी, आपने जो कहा उसमें डेटा दिखाया आपने, और जो सांख्यिकी है, डेटा है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, लेकिन उसके पीछे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समझना जरूरी है। मैं आपको एक बहुत ध्यान से जो मैंने महसूस किया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में और पश्चिमी या विदेशों के परिप्रेक्ष्य में, एग्जिट पोल का कॉन्सेप्ट मूलतः बाहर से आया, वेस्ट से आया, पश्चिम से आया, और उसके बाद उसको भारत में भी हमारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो सर्वेक्षण विशेषज्ञ हैं, उन्होंने फिर उसको भारत में लाए। पहले तो सरकारी मामलों में हुआ करता था, सरकार के कामों के बारे में सर्वेज होते थे, अब बाद में वो पॉलिटिकल बन गया, सेफोलॉजी बन गया। इस विषय में एक मुझे कहना है कि भारत की मानसिकता विदेशों की मानसिकता से अलग है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो प्रैक्टिकल, दूसरा टेक्निकल। टेक्निकल में उसका जो सैंपल साइज होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सैंपल साइज क्या वो कोरिलेट कर रहा है एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन है अलग अलग पॉकेट्स के हिसाब से, उसका सही आकलन हुआ है क्या, कितने पॉकेट्स हैं जिसकी पोलिंग हो रही है, और उसके हिसाब से सैंपल साइज फिक्स करना। ये एक बहुत ही माइन्यूट और बहुत डिटेल्ड रिसर्च का विषय है। इसको जो भी साइकोलॉजिस्ट इसको लागू करेंगे वो ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन इसमें उसके ऊपर एबव एंड ओवर एंड एबव उसके ऊपर जो एक विषय आता है वो आता है भारतीय मानसिकता। पश्चिम से वो अलग है। भारत की मानसिकता जो है वो सेक्रेटिव है, वो अपने दिल की बात तुरंत खोल के नहीं बोलते, जुबान पे नहीं आते वहाँ, जबकि पश्चिम में जो मन में बोलता है वो खुल के बोलते हैं वो। तो इसीलिए पश्चिम में जनरली जो एग्जिट पोल है उसके रिजल्ट्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, मुझे एक्यूरेट मुझे लगता है होता है, और भारत में उसमें थोड़ा सिक्रेटिव है। कई बार चूँकि प्रजातंत्र अभी परिपक्वता की राह पर है तो बहुत से लोग भय के कारण भी सही बात नहीं बोलते। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली विजय जी एक बात यह है कि जहाँ जहाँ स्थितियाँ एकदम सुरक्षित हुई वहाँ ये जो एग्जिट पोल है उसके रिजल्ट्स लगभग ठीक से आते हुए दिखेंगे। जैसे कि 2019 के चुनाव में आपने खुद दिखाया, क्योंकि वहाँ पर भय का माहौल नहीं था तो जिन लोगों ने वोट किया उन्होंने खुल के बोला। वैसे ही जहाँ पर बिहार का आपने दिखाया वहाँ एग्जिट पोल फेल हुआ, तो बिहार में स्थिति जो थी वो एक तरह से अनिश्चितता की थी, और उसमें नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी से जो वो था एक तरीके का विश्वासघात था, उसमें जो एक नैतिकता का प्रश्न था, प्लस आरजेडी और बीजेपी के प्रति एक अनिश्चितता थी। तो मुझे लगता है कि उसके कारण वहाँ पर जो सैंपल जो आए उसमें सही आकलन नहीं कर पाए साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे लगता है कि ये एक कभी सही कभी गलत ऐसा है, क्योंकि भारत की मानसिकता को सबसे पहले ध्यान में देने की जरूरत है। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्थिति है उसमें एग्जिट पोल हो या जो साइकोलॉजिस्ट के बाकी की जो चीज़ें हैं उसको बहुत महीन से बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि उसका रिजल्ट के पीछे के कारण क्या है। जी ठीक है। कार्तिकेय, आप जो बात अमिताभ जी ने कही उस बात को आप ज़्यादा गंभीरता से समझते हैं, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं, इसको बिजनेस के तौर पे भले ही नहीं कर रहे लेकिन आप बहुत बारीकी से इसको स्टडी करते हैं। आपकी राय क्या है? विजय जी, देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं आपके व्यूअर्स के लिए। एग्जिट पोल में 2 फेजेस होते हैं।
पहला फेज होता है जाके आप एक सैंपल तैयार करते हैं और उस सैंपल को आप ऐसा तैयार करते हैं कि वो आपके इलेक्टोरेट के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जी। एक बार वो सैंपल बन जाता है, अच्छा बना हुआ सैंपल आपको बहुत कम आंकड़ों सैंपल साइज से भी बहुत ज्यादा जनता का एक अप्रोक्सीमेशन दे सकता है। तो आपने वो सैंपल तैयार किया, फिर आप लोगों से पूछेंगे कि कैसे आपने वोट किया, और उसमें आप एक सवाल नहीं पूछते, आप तीन अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं चेक करने के लिए कि जो अभी हमारे सीनियर कॉलीग बोल रहे थे कि लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो आप तीन तरह से सेम सवाल पूछते हैं, फिर चेक करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको डिस्काउंट कर देते हैं। आप तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं जब तीन तरीके से पूछा हुआ सवाल एक ही जवाब सब जगहों से एग्जैक्टली ठीक। तो इससे आपका बनता है एक्सपेक्टेड वोट शेयर। अब आपने जो चुनाव गिनवाए उन सब में एक जो अहम बात थी, अगर आप देखें कि एग्जिट पोल तकरीबन हर केस में वोट शेयर सही प्रेडिक्ट कर जाते हैं जी। लेकिन सीट शेयर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वोट को सीट में कन्वर्ट करने का जो विज्ञान है वो ज्यादा कठिन है। तो मैंने कहा कि पहला चरण होता है आप सैंपल बना के वोट शेयर कैलकुलेट करते हैं, फिर उस वोट शेयर से आप उस राज्य की हर सीट की तासीर समझकर कन्वर्ट करते हैं उस वोट शेयर को सीट शेयर में। ठीक। तो इस वजह से जब भी कोई एक नया प्लेयर आता है किसी राज्य में, क्योंकि उसकी हिस्ट्री नहीं पता होती कि वो पहले कौन सी तरह की सीटें जीते थे, इस वजह से उस केस में सीटों को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर यशवंत देशमुख से बात करेंगे या संजय कुमार जी से बात करेंगे, आपको यही बताएंगे कि दिल्ली 2015 में उनका वोट शेयर तकरीबन सही आया जो अंत का रिजल्ट आया, लेकिन वो सीट शेयर नहीं भाप पाए, कारण आम आदमी पार्टी की आपके पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं थी जी। और क्योंकि हिस्ट्री नहीं थी इसलिए आप अपने मॉडल में वो डेटा फीड नहीं कर पाते जिससे आप उस वोट शेयर को सीट में एक्यूरेसी के साथ कन्वर्ट कर पाए। इसलिए 2020 में वो करीब करीब सही पहुंचते हैं जब एग्जैक्टली। और बंगाल में भी यही हुआ विजय जी, 21 में भाजपा एक अननोन प्लेयर एंटर करता है बंगाल में, तो वहां पर भी कह पाना मुश्किल है कि ये असल में कौन सी तरह की सीटें जीतेगा। भाई 3 सीट की पार्टी अगर 77-75 पे पहुंच रही है तो इसका मतलब वो एक नया प्लेयर ही माना जाएगा उस परिप्रेक्ष्य में। तो यही चीज आप गुजरात में भी देख रहे हैं, जहां तकरीबन वोट शेयर में सभी की हामी है कि चलिए 15, 20, 17, 22 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन सीटों में कोई 9 से 21 दे रहा है, कोई 3 से 4 दे रहा है। तो वो जो मॉडल है उसकी जो गुणवत्ता है, जो फ्रॉम वोट शेयर टू सीट शेयर, वो एक बहुत ही अहम चीज है। ट्रेंड को तो दिखाई देते हैं कि ट्रेंड क्या है, मतलब एक मोटा रिजल्ट के तौर पर वो सामने आता। लेकिन विजय जी, हर एक एजेंसी जहां तक सैंपलिंग की बात है वो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, लेकिन सैंपलिंग टू वोट शेयर टू सीट शेयर में जो कन्वर्जन का फॉर्मूला वो लगाते हैं वो अलग अलग होता है। इसीलिए कोई एक्यूरेट पड़ जाते हैं, कोई सही वोट शेयर देने के बावजूद सीट शेयर में गलत पड़ जाते हैं जी। तो ये अहम बात है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि हिमाचल में सब फंसे हुए हैं, क्योंकि छोटे राज्य को प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। आप अगर एक सेफोलॉजिस्ट हैं तो इस चुनाव में 3 में से 2 चुनाव के रिजल्ट आपको पता थे, तीसरे में हिमाचल में ही सब फंसे हुए थे। लेकिन आप देखिए कि हिमाचल में ही कोई भी कहने को तैयार नहीं है, एक आध को छोड़ के, कि असल में सीटों में क्या होने वाला है। अमिताभ जी, मैंने देखा कार्तिकेय ने बहुत अच्छे से इसको बात को समझाया, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा वो ये है कि सेफोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से राजनेता जानते हैं। मैं बहुत सारे राजनेताओं का मेरा अनुभव है कि वो बैठकर जब काउंटिंग हो रही है उससे एक रात पहले बता देते हैं कि ये सीट हमारी निकलेगी, ये सीट 10,000 से निकलेगी, ये सीट फंसी हुई है। तो वो सेफोलॉजी और जो आजकल की जो टेक्निकल या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसका फ़र्क कैसे देखते हैं। लेकिन मोटा सवाल है कि आज जो 3 एग्जिट पोल हमारे पास हैं कल के, उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ चलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न का जो पहला भाग है, जो राजनीतिक दल के जो माहिर लोग हैं वो फुल टाइम राजनीतिज्ञ हैं, मतलब ये नहीं पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ नहीं है, जो फुल टाइम राजनीतिज्ञ हैं जिनको कि नब्ज पे पकड़ है, उनके पास फीडबैक जो आता है वो उनके वर्कर्स का भी आता है, और साथ साथ जो लोकल जो
उनके अपने सोर्सेज होते हैं, उनसे भी आता है, जिसको फ्रिंज वोटर भी बोलते हैं, लेकिन वो समर्थक होते हैं, कई बार संपर्क के होते हैं, तो वो अपने अनुभव के आधार पे उसको सीट में बदलते हैं। और हमारे मित्र ने बहुत अच्छा एक विषय उठाया कि वो जो बारीक एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि वोट परसेंटेज को सीट्स में कन्वर्जन का जो रेट है उसको कैसे निकालें, वो बहुत ही वो डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। मैं तो वही चाहता हूँ कि ये मुश्किल चीज़ पे भी काम होना चाहिए ना। सेफोलॉजिस्ट जो आजकल हल्के फुल्के से निकाल देते हैं कि ठीक है सीट परसेंटेज जो परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ा तो उसके हिसाब से सीट का आकलन हो, ये थोड़ा सा नॉन सीरियस विषय है, उसको ज़रा सीरियस बनाना चाहिए। और मैं यही मेरे आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है कि नॉन सीरियस यदि एग्जिट पोल है तो अब जैसे कि अभी आपने जो दिखाया उसमें रिपोर्ट्स थी उसमें अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तो कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल के आधार पे हम जीत रहे हैं और उसके लिए ताली बजा रहा है, और दूसरी ओर गुजरात में उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं कि नहीं एग्जिट पोल गलत है। तो ये उसी फ्रेम में एक साथ इतना विरोधाभासी बयान एक ही पार्टी के दो नेताओं का, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में राजनीतिक दल भी और देश भी अब इन सब चीज़ों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखता है कि मोटे तौर पर तो वो सही गलत हो जाता है परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से, लेकिन नया प्लेयर आया है तो नया प्लेयर कितना लेके जाएगा। ये मैं कार्तिक जी की बात से थोड़ा सा असहमत हूँ कि वहाँ पर आप पार्टी कोई वहाँ चमत्कार करने वाली हैं, क्योंकि मैं गुजरात हो के भी आया हूँ जी। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई आप पार्टी का चमत्कार होगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। जहाँ जहाँ आप जाता है कि वो पकड़ बढ़ती है, जहाँ कांग्रेस ख़त्म होती है। इसीलिए अभी कांग्रेस वहाँ गुजरात में कुछ भी हो उसकी स्थितियाँ अभी भी हैं जड़ पकड़ के मजबूती से, तो उसका शेयर ज़रूर वो लेके जा रही है आप पार्टी, लेकिन वो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची जैसा पंजाब में या दिल्ली में वो आई है। और हिमाचल में भी मोटे तौर पर आप पार्टी नहीं है दौड़ में, चूँकि वहाँ भी मजबूत है कांग्रेस, तो वहाँ भी आपकी एंट्री जो है वो बहुत मुश्किल है। नहीं, आपने सारे बड़े सवालों का जवाब दे दिया। मैंने छोटा सा एक सवाल पूछा था कि जो तीनों एग्जिट पोल हैं कि गुजरात में बीजेपी की वापसी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आना और हिमाचल में थोड़ा सा फंसा हुआ कांग्रेस बीजेपी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट से तो ये आज तो पूछा जा सकता है, अब तो कुछ बचा नहीं है सर। अब हम लोग क्या है, बाल सुलभ वो उत्सुकता रहती है, सुबह तक इंतजार नहीं होता और अमिताभ जी बैठे होते तो सोचे आज मैंने उसके जवाब देने की कोशिश की ना जी। कार्तिकेय विजय जी, मैंने उसके अपने सीमाओं में रहते हुए जवाब देने की कोशिश तो की। कार्तिकेय, आप कैसे देखते हो इसको? नहीं, मैं पहले करेक्ट करूंगा सर को। मैंने नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी गुजरात में चमत्कार करेगी, मैंने ये बोला है कि उनका वोट शेयर, मैंने शुरू से मैं बोल रहा हूँ 10 से 20% रहेगा, बट सीट कन्वर्जन इतना अच्छा नहीं रहेगा। उसका साफ कारण है कि उनका जो वोट है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कुछ ही इलाकों में है, ठीक है, तो वो उस वजह से कुछ सीटें ला पाएंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं। लेकिन वो कांग्रेस को डैमेज जरूर करेंगे और कुछ हद तक बीजेपी को, लेकिन कम। बीजेपी को कम डैमेज करें, कांग्रेस को ज्यादा डैमेज करेंगे। आप इस एग्जिट पोल से सहमत हैं तीनों से मोटे तौर पर? अगर हम एवरेज लें सारे एग्जिट पोल्स का, तो हाँ, मुझे बस एक बात का डिसअपॉइंटमेंट है कि हिमाचल किसी ने क्लियरली कॉल नहीं किया है। अगर हम एक आध को छोड़ दें तो वो आप डिसअपॉइंटमेंट हमारा खत्म कर दो। मुश्किल है विजय जी, लेकिन जो जमीन से रिपोर्ट्स आ रही थी उससे लग रहा था कांग्रेस को एज होना चाहिए, लेकिन अंत में क्या होगा ये तो देखना ही होगा। लेकिन एमसीडी का जो चुनाव है प्लस जो गुजरात का चुनाव है उसमें नंबर 1 पार्टी हम सब जानते थे, लेकिन एमसीडी के चुनाव में हमें एक अहम बात ये देखनी पड़ेगी कि देखिए 17 में भी एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी इसलिए हारी थी, कांग्रेस ने एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर दिया था, उनका वोट शेयर 21% पे था। इस बार एग्जिट पोल की बात अगर माने, बीजेपी का वोट एकदम इंटैक्ट है, लेकिन उसकी सीटें घट रही हैं, काफी बड़ा एक उसमें गिरावट है। कारण क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर आधा हो रहा है और वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है, जो कि क्योंकि मैं दिल्ली का हूं, मैंने वोट भी डाला है, तो मैं ये बात को बोल सकता हूं कि एक जमाने में जो शीला दीक्षित जी के अंडर स्पेस कांग्रेस दिल्ली में ऑक्यूपाई करती थी, आज वही स्पेस एकदम आम आदमी पार्टी ने ऑक्यूपाई कर ली है। क्योंकि आम आदमी पार्टी लाइक द कांग्रेस अंडर शीला दीक्षित अर्बन पुअर की पार्टी है। यहाँ पर जो छोटे स्लम्स में रहते हैं, जो जिन लोगों को ये फ्री स्कूल, फ्री अस्पताल का जो आप फायदा जो उठाने वाली कम्युनिटी है, वो आम आदमी पार्टी के पीछे एकदम साथ खड़ी है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे इकोनॉमिक लैडर के, तो आपको बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर बीजेपी जी। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं
तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है। एग्जिट पोल है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी सरकार बनाए। तीनों जगह बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हम चुनाव जीतेंगे। एग्जिट पोल जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। राजनीति के विशेषज्ञ अमिताभ सिन्हा साहब हैं, कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक गंभीर चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर मनीषा प्रियम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से करण शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर प्रियम, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, कुछ सही होते हैं। एक तो इसका कारण समझाइए कि गलत क्यों हो जाते हैं, और दूसरा जो आज हमारे पास एग्जिट पोल आए हुए हैं, कल परसों के जो चुनाव नतीजे आने हैं उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो चुनाव नतीजे आने हैं उसको आकलन लगाने के कई तरीके होते हैं और एग्जिट पोल उनमें से एक तरीका है। उसको इसलिए दुरुस्त मानते हैं लोग कि तुरंत आप वोट देने के बाद निकल करके और उस समय आपसे पूछा जाता है ये सवाल जी, तो ऐसा मानते हैं कि लगभग आपको अचक्के में तुरंत ये किया, आपने वोट डाला है, उसके बाद पूछ रहे हैं। और वोट डालने के पहले जब पूछते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि हाँ भाई अंत में मंशा बदली, लास्ट मिनट कुछ हुआ, प्रत्यक्ष कुछ बोला, परोक्ष कुछ और किया, तो ये सारी बातें उसमें आती हैं। और कोई भी सर्वेक्षण जो एक अनुमान होता है, अनुमान करने का तरीका क्या है, इस पे गलतियां होती हैं और अनेक बार होती हैं। भारत में नहीं, हर लोकतंत्र में होती है। जहां तक नतीजा का सवाल है, वह हर राज्य का और हर स्तर के चुनाव का, याद रखिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आप ये सुन रहे हैं और हमने जमीन पे देखा भी कि आम आदमी की पकड़ काफी अच्छी थी। वहीं आम आदमी का अपना साउंड बाइट गुजरात में सबसे अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों में वो 10% से ऊपर, मुश्किल से 20 तो शायद ना ही पार करे। तो क्या प्रत्यक्ष और क्या परोक्ष है, इस खेल के अधर और धड़े के बीच में लटकी हुई अभी बातें हैं। लेकिन ये तय है कि गुजरात भाजपा को जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कड़ी लड़ाई होने के बावजूद भी भाजपा का एज रहेगा। और एमसीडी का जहां तक चुनाव है, उतना महत्व एमसीडी का होता नहीं है, लेकिन अब इतना हाइप कर दिया गया है। बड़े बड़े रोड शोज जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कर दिया संगम विहार में। उसको एक समझ लिया गया कि ये बहुत बड़ा चुनाव है, कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी अच्छी जीत बिल्कुल भाजपा के नाक के नीचे दर्ज कराने की संभावना रखती है। इसलिए इन चुनाव में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहेगा। कोई दल कहीं जीतेगी, कहीं मशक्कत में रहेगी, कहीं हार जाएगी। इन सब बातों को लेकर लोगों की रुचि जो है वो बनी हुई रहेगी। जी प्रोफेसर प्रियम, एक बात कही गई कि हिंदुस्तान का जो आदमी है, वोटर है, वो सिक्रेटिव होता है, वो अपना दिल है ना ऐसे ही किसी को नहीं खोल देता, इसलिए ये गलती होती है स्टडी करने में। आप ऐसा समझती? नहीं, देखिए, लोग एक बात ये जान लें कि भारत का ज्यादातर मतदाता जो है वो गरीब किस्म का है, अर्बन एरिया में रहने वाला जो है वो नहीं है। उसके लिए मत की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी व्यक्ति के पास किसी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप लेना चाहिएगा, वो आपको ऐसे ही नहीं देगा। इन्फॉर्मेशन पार्ट नहीं कर सकते आप वैसे ही। अपने बेटी के बारे में, विवाह के बारे में, मतदान के बाद कन्यादान, यही हम सुनते हैं। तो जब हर बातें हम पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहते तो हम अपने पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स क्यों पब्लिक डोमेन में रखें? और दूसरी बात, जो गरीब तबका है वो पब्लिक डोमेन में अगर छाती पीट के बताएगा कि इसको वोट दिया उसको नहीं, तो कल होके हम तो चले जाएंगे वहां से सर्वेक्षण करने वाले, वो बेचारा जो अगल बगल से पिट जाएगा। जो दमदार लोग हैं, दमखम वाले, वो उसका जीना दूभर कर देंगे। इसलिए मत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मत भारतीय लोकतंत्र की नींव है और इतनी आसानी से भारत का गरीब मतदाता, जो कि विवेकशील है, सोचने वाला प्राणी है, किसी को भी बता नहीं देगा कि कहां अपना मत डाल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की मुख्य धारा है ये। जी करण शाह साहब, बात सैफोलॉजिस्ट की हो रही थी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतना बड़ा अखबार गुजरात में चलाते हैं, तो सैफोलॉजिस्ट से ज्यादा कनेक्ट आपका गुजरात की जमीन और गुजरात के वोटर से है। क्या राय है आपकी? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? मैं पहली बात आपको ये विजय जी बता दूं कि मैं मनीषा जी की बात से पूरी सहमत हूं कि आज का जो दौर है, जहां पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जहां पे
बहुत सारी चीज काफी लीक भी हो सकती है। आदमी भरोसा नहीं बैठ सकता है कि जो सामने वाला जो पूछ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, कौन सर्वे कर रहा है। तो ये एग्जिट पोल का अनुमान लगाना, एग्जिट पोल से ये बात जानने की इतनी सारी बैठकें भाजपा को आएगी या कांग्रेस को आएगी, ये मुझे थोड़ा इसमें ऐसा, मैं इसके साथ पूरा सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2017 में भी बहुत सारे एग्जिट पोल थे जो 117, 120, टुडे चाणक्य ने 135 भी दिए थे, लेकिन 99 पे आके वहां पे बात रुक गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था 1995 के बाद गुजरात में, जो भाजपा बिलो 100 पे आके उसकी वहां पे रुक गया था। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण यह है विजय जी कि ये ऐसा गुजरात की चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि कोई राजकीय मुद्दा नहीं था, किसी के पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। बहुत सारे मुद्दे बनाने की कोशिश की थी। 2002 से लेके 2002 में गोधरा का मुद्दा चला था, 2007 में मौत का सौदागर था, या उत्कर्ष समिति तब जब केशुभाई ने बनाई थी, 2012 में गुजरात परिवर्तन पार्टी थी, 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन था। तो तभी कुछ ना कुछ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पे अनरेस्ट चल रहा है, लेकिन इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रकार के से कोई एग्जिट पोल जो बात की जाए कि 130 या 140 या 150 बैठकें आ रही है, कई सर्वेस ने किए, तो ये थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। सर, आपके रिपोर्टर्स तो रोजाना मिलते हैं ना लोगों से, आपके रिपोर्टर्स तो कोई सेफोलॉजिस्ट की तरह से इलेक्शन पर नहीं मिलते हैं, रोजाना मिलते हैं, तो उनको तो अनरेस्ट या मन की बात समझ में आती है। नहीं, हमारे नहीं, बिल्कुल विजय जी, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे जो गुजरात के हर एक गांव, हर एक शहर में हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, वो छोटे से छोटे गांव में रहते हैं, वहां पे मौजूद रहते हैं। लेकिन वही फिर से बात आती है कि जब वो किसी के पास जाते हैं या किसी से वहां का अंडर करंट लेते हैं, तो इस बार बहुत ही चीज अलग सी है। जो आपको एक और चीज आज की बता दूं, अभी की गुजरात में जो चल रही है, वो अब तक कल तक ये चल रही थी कि बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीत रहे। यहाँ के अभी के पत्रकार जो है यहाँ पे स्थानिक लेवल पे वो अपना जो भाजपा का जो मार्जिन है वो कम कर रहे हैं। आज ही मेरे 2-3 अलग जो वरिष्ठ सीनियर पत्रकार लोग हैं उनके साथ बात हुई, तो बोल रहे कि यहाँ जो एनालिसिस चल रहा है वो कम होता जा रहा दिख रहा है। तो अभी 110, 115 जैसा कुछ दिख रहा है, +-10, सो 105, 110, 115 के बीच में भाजपा का दिख रहा है। मतलब मैं मनीषा जी के 99 के फेर से तो निकल जाएगी कि भाजपा सरकार बना रही है, लेकिन ये 135, 140 का ये आंकड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो शाह साहब, मतलब 99 के फेर से तो निकल जाएगी बीजेपी? 99 से बिल्कुल निकल जाएगी। जहां पे उनके अर्बन एरियाज है, जहां के उनके श्योर शॉट है, वहां से उनका लेके 99 से काफी आगे चली जाएगी। जी अमिताभ जी, अब असल बात बताइए। देखिए, एग्जिट पोल होते हैं, पत्रकार जो है वो अपनी तरह से पूछते हैं, लेकिन जैसे आप जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर्स यानी हाई कमान के साथ वो रखते हैं संबंध, तो उनको अंदर की बात पता होती है। तो मेहरबानी करके या मुझ पर कृपा करके कुछ अंदर की बात बता दीजिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल आया, जो भाषण में कहा गया कि 150 सीटें आएंगी, 200 आएगी, वो छोड़ दीजिए। अब अंदर की बात क्या है वो थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा ही लगेगा। मैं भी लोगों को बताऊंगा कि अमिताभ जी से मेरे दोस्ती का फायदा हुआ कुछ। अच्छा तो लगेगा, लेकिन विजय जी हम लोग स्क्रीन पे सब अपनी दोस्ती की दुहाई क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि कुछ बता देंगे। नहीं, दूसरी बात एक मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी गंभीर बात जी गंभीरता की बात। देखिए, अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि सिक्रेटिव भारतीय जनता होती है, लगभग मोटे तौर पर उसका एंडोर्समेंट भी हुआ। हमारे मित्र हैं प्रियम जी, उन्होंने भी यही कहा। मैंने जो कहा था वो सिक्रेटिव बहुत मेरे अनुभव के आधार पे कहा था, इसको सिक्रेटिव कर लीजिए, या जैसा इन्होंने कहा गरीब है तो वो अपने मन में रखता है। विषय वही है कि भारत की जनता जो है वो भावना प्रधान है और वो मन में रखती है चीज़ों को, तो इसलिए वहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मैं जो अभी की बात कर रहा हूँ कि हमारे पत्रकार मित्र जो हैं उन्होंने भी जो कहा उसके करण जी, तो उनके बात में भी मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि गुजरात स्पेसिफिक उनका आकलन है कि वो मार्जिन कम हो रहा है, सीटों का मार्जिन कम हो रहा है। वो सब चीज़ें अपनी जगह पर होंगी, वो वहाँ शायद नब्ज पे बैठे हुए हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा, मैं उस पर डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। लेकिन मोटी बात ये है कि आज का विषय जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी सर्वेक्षणों का है, और चुनावी सर्वेक्षणों में भारत में ये चुनावी सर्वेक्षण है वो एकदम, उसका यदि आप ग्राफ देखें
तो एकदम वो एक्सट्रीम पीक से एक्सट्रीम लो तक जाने की आपने खुद ही अपने ओपनिंग स्टोरी में दिखाई उसको रिपोर्ट में। तो मेरा ये मानना है कि इसमें एक अपनी धारणा बनाने की ज़रूरत है संतुलित तरीके से, और इसमें जो राजनीतिक उसके पहलू हैं कि वो वहाँ पर जो वोट शेयर है वो वोट शेयर कहाँ से किसको जा रहा है, तब ज़्यादा आसानी होती है। चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों या पत्रकारों के पास भी ये नब्ज की पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। विजय जी, आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है, क्योंकि पत्रकार जब ट्रैवल करते हैं तो उनको निष्पक्ष राय मिलती है। और मैंने देखा है कि कॉपी और पेंसिल लेके लोग जब जाते हैं तो उनसे लोग खुल के बात करते हैं कि चलो पत्रकार है, ये सर्वेक्षण वाले नहीं है। लेकिन अमिताभ जी, एक बात मैंने, आप लोगों को भी ये पता है और राजनेताओं को भी पता होती है कि जो सीट शेयर, जी नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात होती थी, तो वो कहते थे कि जो ये सेफोलॉजी है ना, ये तो चुनाव के बाद होती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर तो जब टिकट बांटना होता है उससे पहले उनको आइडिया होता है कि उनका कैंडिडेट कैसा होगा। और जो कैंडिडेट आता है, एक सीट पे 10 कैंडिडेट आते हैं और हर आदमी के पास 50,000 वोट होते हैं, भले ही उसको 500 नहीं मिल रहे हों, उसी पर आप सिलेक्शन करते हैं टिकट देने का। और आप बहुत बार पार्टी में टिकट बांटने की भूमिका में रहे हैं, तो ये जो पार्टी में टिकट बांटने के वक्त कैंडिडेट की जो सेफोलॉजी तय होती है, वो और रिजल्ट में क्या फर्क होता है? नहीं विजय जी, वो उसमें परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यदि ऐसा ही होता कि कैंडिडेट की विनेबिलिटी, हालांकि इन प्रिंसिपल सिद्धांततः मानते हैं कि उस टिकट उसको क्यों मिला, उसको क्यों नहीं मिला, तो एक बहुत ही 1 लाइन आंसर मिलता है कि विनेबिलिटी इज आवर क्राइटेरिया, कि जो जीतेगा उसको देना। लेकिन यदि जीतने वाले को, जिताऊ को यदि टिकट देना हो तो फिर तो कोई पार्टी कोई सीट हारे ही ना। इसमें भी देखिए, कई बार कैंपेन का रोल होता है, कैंपेन कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, उसमें बाकी के प्रतिद्वंदियों की क्या स्थिति रही, ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। और जो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी चाहे चुनावी वो एग्जिट पोल हों या कोई भी सर्वेक्षण हो, उसमें जो आकलन करने की दृष्टि से आप यदि वहाँ पर घूम के आए हैं या आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो आप लगभग उस एग्जिट पोल के ऑथेंटिसिटी को गेज कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ यदि आप ऊपर से एग्जिट पोल को न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें वही संभावना होती है, जैसा आपने अपने ओपनिंग स्टोरी में कहा, रिपोर्ट में कहा कि गड़बड़ी की संभावना होती है, क्योंकि सीक्रेटिव है। मैंने बताया ना शुरू में ही कि वेस्ट की अपेक्षा हमारे देश में लोग अपनी बात को खुल के बोलते नहीं, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट्स को कितना सीट शेयरिंग में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये वहाँ समझ जाने से ही समझ में आता है। ठीक है मनीषा जी, क्या जो अमिताभ जी कह रहे हैं, जब हम सर्वे करते हैं, सैंपल सर्वे भी कर रहे हैं सेफोलॉजी के लिए, तो क्या ये सारे एस्पेक्ट्स को भी हम ध्यान रखते हैं, लीडरशिप का या कैंपेन का या जो अदर फैक्टर्स है, या जो केवल हमने क्वेश्चनेयर बनाया उसके जवाब के आधार पर सारा का सारा एनालिसिस होता है? नहीं, आप लीडरशिप पे भी सवाल रख सकते हैं कि आपको कौन सा नेता ज़्यादा पसंद है। और सर्वे में कई बार सवाल जो ओपन एंडेड भी होते हैं जी, और कई बार हम लोगों के रिस्पॉन्सेज को अलग से भी लिखते हैं और उसको पोस्ट कोड करते हैं। तो सर्वेक्षण में कुछ भी संभव है। सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने किस तरह से चुना है, किस इलाके को चुना है और किस इलाके में क्या सैम्पलिंग की है जी। खास करके गुजरात को यदि लें तो गुजरात में जो रीजनल डिविजन्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गुजरात लगभग शहरी गुजरात है। केंद्रीय गुजरात में 61 सीटें हैं सबसे ज्यादा, जिसको सेंट्रल गुजरात में। तो यहाँ की सैम्पलिंग अलग होगी। और वहीं नॉर्थ यदि आप चले जाएं तो यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बाहुल्य है। पूर्वी पट्टी में आप अलग देख रहे हैं। तो एक तरह से कोई भी सर्वेक्षण जो है पूरी तरह क्वांटिटेटिव नहीं हो पाता है। उसको जगह की सामाजिक बनावट, भूगोल की रचना, भूगोल की सामाजिकता, वहाँ कैसी जातियां हैं, इन सब बातों को देखना पड़ता है। तो भारतीय लोकतंत्र में जब हम सर्वेक्षण भी करते हैं तो वास्तव में वो बहुत बड़ा कोई क्वांटिटेटिव आंकड़ा नहीं होता है। वहाँ के समाज को पहले जब हम समझते हैं तभी उसको आंक सकते हैं। तो पहला है समाज को समझना, समाज की अपनी राजनीतिक जो अभिरुचि है उसको समझना, उसके बाद आपका सर्वेक्षण जो है वो सक्सेसफुल होगा। किसी महिला से आप कैसे पूछेंगे कि आप किसको वोट दीजिएगा, वो तो इशारा से बतलाएगी, कई बार सही बातें सामने नहीं बोलेगी। यदि उसको घर के मुखिया के विरोध में वोट देना हो तो आपको वो बिल्कुल उल्टा बतलाएगी। तो सर्वेक्षण में भी आपको कई चीजें देखनी होती हैं
केवल मेल फीमेल करके, ये कोई भेड़ बकरी की गिनती नहीं है, ये मत गणना है। मत गणना मतलब मति या विवेक की गणना है। इसमें लिंग में, जाति में, समाज में मति किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, इसमें भिन्नता है। तो वास्तव में ये सर्वेक्षण जो है वो भारतीय समाज को स्थानीय तरीके से आंकने का अच्छी एक उपाय है। और ये बहुत ही सघन जिसने पढ़ाई समाज की वो भारतीय राजनीति को समझेगा, जिसने नहीं किया वो अंदाजी टक्कर जो है वो चलता रहेगा। इंटी पिंटी पापड़ टिंटी से एक छोटा सा सवाल, चुनाव के नतीजे बहुत सघन विश्लेषण से निकलते हैं। प्रोफेसर एक छोटा सा सवाल, फिर कार्तिकेय के पास जाना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल, ये आरोप अक्सर लगता है कि जब जो हमारे एग्जिट पोल हैं गलत होते हैं या ओपिनियन पोल भी गलत होते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि ये तो बहुत ही पैसा लेकर किया गया है जी वोटर्स को बताने के लिए। हालांकि एग्जिट पोल में तो वोटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन पे असर नहीं होता, लेकिन अक्सर ये शिकायत होती है कि पैसा लेकर करते हैं ये। अब इसका मैं क्या बोलूं, हम लोग तो समाज को पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग भिक्षु और श्रम कर्मी हैं। अब पैसा किसने लेके क्या किया वो तो उन्हीं लोगों से पूछिए, लेकिन हम अच्छे समाज शास्त्रीय अध्ययन के तरीके को जानते हैं और हम ये समझते हैं कि सघन रूप से, जिसको क्लिफोर्ड गियर्स ने कहा एक्सपीरियंस प्रॉक्सिमेट कॉन्सेप्ट्स, अनुभव के निकट, अनुभव समीप यदि अवधारणाओं से हम समाज को पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो भारतीय समाज में उसकी राजनीतिक जो एक तरह से विभोर समाज है वो पढ़ना एक बहुत ही, एक जिंदगी भी काफी नहीं है उसके लिए, अनेक जिंदगियों में केवल और केवल भारतीय लोकतंत्र को समझा जा सकता है। कार्तिकेय आपका कमेंट इस पर? मैं विजय जी, पहले तो मनीषा जी को प्रणाम, हमारे सीनियर हैं बहुत, इस वो जो बोल रहे हैं उससे आगे कुछ बोलना है कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि सर्वे का जो प्रोसेस है वो आप जितना भी अच्छे तरीके से कर लें, मैं फिर भी कहता हूं कि आप अगर कंपेयर करें जो एग्जिट पोल गलत भी हुए हैं उनमें वोट शेयर इतने गलत नहीं हुए हैं, सीट शेयर गलत हुए हैं। उसका कारण ये है कि जो सीट शेयर टू वोट शेयर कन्वर्जन है वो एक ट्रिकी बिजनेस है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैंने भी जो फील्ड में काम किया है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो मतदाता है वो सीक्रेटिव होना चाहता है, वो नहीं बताता, लेकिन मैंने ऐसे भी रिस्पोंडेंट से बात करी है, अगर आप उनको सही माहौल दें, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो बहुत गर्व से आपसे बात करेंगे। उनका कारण यह है कि उनकी बात कोई और नहीं सुनता, तो आप जब उनसे जाकर बात करते हैं तो वो आपको बिठाकर चाय पिलाकर अपनी चारपाई पर घर के बाहर आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। जी अमिताभ जी, इसका एक डिपेंड करता है कि एज अ सर्वेइंग एजेंसी आप कैसा माहौल बनाते हैं और किस तरीके से, जैसे अगर आप पोलिंग के बाहर निकल रहे हैं तो आप किसको कैच करें वर्सेस आप उनके घर जाकर 2 दिन बाद उनसे बात करें, आपको 2 बहुत अलग अलग तरह के जवाब। अमिताभ जी एक छोटा सा जवाब, इससे उलट जवाब है जो मैं प्रियम जी से, मनीषा जी से पूछ रहा था कि क्या पैसे लेकर किए जाते हैं सर्वे, ये आरोप लगता है। आपको अनुभव है क्योंकि आप ऐसे फील्ड में रहे हैं बड़े पॉलिटिकल सर्कल में, क्या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कंपल्शन या प्रेशर बनाती है सर्वे कंपनीज पर? छोटा सा जवाब चाहिए। मैं इसी के लिए एक इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे। जी देखिए ये कहना कि पैसा लेने के लिए कि ये कोई करता है, ये किसी भी प्रोफेशनल का अपमान है। जी। और तो ये आरोप मार्केट में चलता रहता है जब गलत होता है, तो इसलिए मैंने कहा ये सवाल पूछ लें। सम्मानित ये क्षेत्र है काम का, और उस मैं आ रहा हूँ। तो इसीलिए वो बात नहीं, बल्कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है कि एग्जिट पोल से आपने सही बोला, इसके बाद कि चुनावी फायदा होना नहीं है। तो जब चुनावी फायदा नहीं होगा तो कोई पैसा भी क्यों देगा, क्योंकि राजनीतिक दल तो वैसे भी चुनाव में अपना सब कुछ गंवा चुके होते हैं, तो वो दूसरा पैसा क्यों देंगे एग्जिट पोल के लिए। ये अगले साल की विश्वसनीयता बनाने का एक इन्वेस्टमेंट है वैसे सेफोलॉजिस्ट का, इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उनकी ईमानदारी के इस प्रयास को सराहना उसकी होनी चाहिए, और उसमें गलतियां होती हैं और गलतियों के बहुत ही उसके निहित कारण भी हैं, ऐसा नहीं है। और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि वो निहित कारण जो है वो मूलतः यही है, क्योंकि बहुत बार आप तुरंत निकलते समय में कह रहे हैं, जैसा कार्तिकेय जी बोल रहे थे कि 2 दिन बाद घर जाके पूछो, तो एग्जिट पोल नहीं होता, वो तो तुरंत निकलने के समय होता है, और उस समय आपसे वो खुद ही टेंशन में रहता है जो वोट देके निकल रहा है। इसलिए अमिताभ जी वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, करण शाह साहब आपका शुक्रिया, प्रोफेसर मनीषा प्रियम, अमिताभ सिन्हा जी और कार्तिकेय बत्रा मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया।
और मेरा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या चुनावी नतीजों पर एग्जिट पोल खरे उतरेंगे। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। अब आज की रात बाकी है, कल सुबह एमसीडी के चुनाव नतीजे आ जाएंगे और परसों यानी 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के नतीजे आ जाएंगे, तो सब बात साफ हो जाएगी। इसलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।